आज जो हम लोग कविता शुरू कर रहे हैं उस कविता का नाम है नौका विहार। और यह कविता प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। इनको संक्षिप्त में शॉर्टकट में पंत जी भी कहा जाता है और ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ये आप याद रखेंगे। ये जो कविता है नौका विहार, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गुंजन। उस पुस्तक से ये ली गई है। इस कविता में है क्या तो पहले समझ लीजिए। पंत जी एक बार रात के समय 8-9 बजे के समय, चांदनी रात थी और नाव लेकर के गंगा जी में घूमने के लिए निकले। ये थे इनके कुछ साथी थे। घूमते घूमते गए, घूम करके फिर वापस आए तो इन्होंने उस चांदनी रात में जो सुंदरता देखी वहां, उस सुंदरता का वर्णन यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आकाश कैसा था, धरती कैसी थी, गंगा कैसी थी, गंगा में जो पानी में परछाई पड़ रही थी, छाया पड़ रही थी, वो कैसी थी, दृश्य कैसा था, उस सबका वर्णन यहाँ पर किए हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कविता को। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत काक्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर। ये देखिए, ये एक पद्यांश हुआ। अर्थ समझिए। पंत जी कहते हैं कि शांत वातावरण कैसा है, शांत है, स्निग्ध और बड़ी ही कोमल। स्निग्ध माने ज्योत्सना माने चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। उज्ज्वल माने सफेद, शांत वातावरण है और कोमल चांदनी उज्ज्वल अर्थात बड़ी ही कोमल चंद्रमा की उज्ज्वल किरणें, सफेद किरणें फैली हुई हैं। अपलक अनंत, अपलक माने बिना पलक झपकाए अर्थात बिल्कुल साफ स्वच्छ। अनंत माने आकाश, और आकाश कैसा है, बिल्कुल साफ है। अनीरव भूतल, नीरव माने शांत, भूतल माने यह धरती, और धरती बड़ी शांत है। आ रहा है समझ में? देखिए बता रहे हैं कि धरती बिल्कुल शांत है, आकाश बिल्कुल साफ है और चारों तरफ चंद्रमा की कोमल उज्ज्वल किरणें, सफेद किरणें बिखरी हुई और वातावरण बिल्कुल शांत है। और क्या कहते हैं, सैकत सैया पर दुग्ध धवल। सैकत माने बालू और सैया माने बिस्तर। बालू के बिस्तर पर दुग्ध धवल, दूध जैसी धवल, दूध जैसी सफेद, धवल माने सफेद, दूध जैसी सफेद, तनवंगी गंगा, तनवंगी माने पतली, गंगा माने गंगा, पतली सी गंगा, ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म विरल माने गर्मी का मौसम, विरल माने घनघोर गर्मी अर्थात बड़ी गर्मी थी उस दिन। उस गर्मी के दिन में पतली सी गंगा उस बालू रूपी बिस्तर पर सफेद जैसी थी, दूध जैसी सफेद थी। और क्या, लेटी हैं श्रांत, ऐसा लगा है कि जैसे वो श्रांत हो गई हैं। श्रांत माने थक जाना,
थके हुए के समान क्या की हैं, लेटी हैं, क्लांत, दुखी हैं, ऐसा लग रहा है। और निश्चल, और बिल्कुल निश्चल हैं, कोई हलचल नहीं है। ऐसे मौसम में दूध जैसी सफेद पतली गंगा ग्रीष्म ऋतु के मौसम में बालू की सैया पर थकी हुई और दुखी अनिश्चल लेटी हैं, चल नहीं रही हैं। अर्थात गंगा जी उसमें बह नहीं रही हैं, क्योंकि गर्मी के समय में पानी कम हो जाता है तो गंगा जी का बहाव बहुत कम हो जाता है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पानी स्थिर है, बह आगे। तापस बाला गंगा निर्मल, अरे ऐसा लग रहा था कि गंगा मैया कोई निर्मल तापस बाला है। निर्मल माने साफ स्वच्छ, तापस बाला माने तपस्या करती हुई कोई बालिका है। गंगा मैया किसके समान लग रही हैं, तपस्या करती हुई बालिका के समान। शशि मुख से दीपित, और वह तापस बाला है, तापस लड़की के समान, तपस्या करती हुई लड़की के समान है। तो उनका जो करतल है, करतल माने हाथ, हाथ कैसा चमक रहा है, तो कह रहे हैं शशि मुख से। शशि माने चंद्रमा और मुख माने मुख। चंद्रमा का मुख जितना दीपित होता है, चमकता है, वैसे उस तपस्या करने वाली लड़की के हाथ हैं। और वो लड़की है कौन, तो वो है गंगा मैया। आपको यहां अलंकार पूछेगा तो आप अलंकार दो ठो लगाइएगा, एक मानवीकरण और एक रूपक अलंकार। अधिकतर करके आपको छायावादी कविताओं में मानवीकरण और रूपक मिलेगा, पंत जी में तो अधिकतर करके। और आगे, लहरें उर पर और हृदय पर, उर माने हृदय, हृदय पर लहरें हैं थोड़ी थोड़ी। तो कोमल कुंतल, वो लहरें किसके समान लग रही हैं, कोमल कोमल कुंतल, कुंतल माने बाल। ऐसा लग रहा है कि वो लहरें नहीं हैं, वो उस तपस्या करती हुई लड़की के बाल हैं, कोमल कोमल। ठीक है, आगे। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, और ऐसा लग रहा है कि अब वो लड़की है तो गोरा अंग जो है, अर्थात उनके अंग गोरे हैं, तो वो सिहर सिहर करके, कांप कांप करके क्या हो रहा है, लहराता, लहरा रहा है। तार तरल, तारों से भरा हुआ, सुंदर, चंचल अंचल सा, चंचल आंचल के समान। नीलांबर माने यह नीला आकाश। अब सुनिए, अब वो तपस्या करती हुई लड़की के समान है, तो उनके ऊपर आंचल लहरा रहा है। तो वो आंचल है किस चीज का, तो कह रहे कि तारों भरा जो ये नीला आकाश है, उसी की परछाई उस पर पड़ रही है। तो लग रहा है कि ये उनका आंचल है जो उनके गोरे अंगों पर लहरा। तो गंगा जी के अंग गोरे कैसे हो गए, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, तो बिल्कुल सफेद है, तो पानी में बिल्कुल सफेद लग रहा है, तो लग रहा है कि उसके अंग गोरे हैं। और उसके ऊपर आंचल किस चीज का लहरा है, तो नीले आकाश का, और उसमें भी तारे भरे हुए हैं, क्योंकि तारे निकले हुए हैं। ठीक है, आगे चलिए। साड़ी की सिकुड़न सी, और क्या लग रहा है, जैसे कि उनकी साड़ी, उस लड़की की साड़ी क्या हो गई हो, सिकुड़ गई हो। जिस पर, अर्थात उस सिकुड़ी हुई साड़ी पर शशि की रेशमी, चंद्रमा की रेशमी, विभा माने किरणें, चंद्रमा की रेशमी किरणें से भरकर सिमटी है वर्तुल। सिमटी है मतलब लिपटी हुई है, वर्तुल माने गोलाकार, मृदुल लहर माने कोमल कोमल लहरें। अरे ये कोमल कोमल जो लहरें कैसे उठती हैं, ऐसे ऐसे, तो वो लहरें नहीं हैं, उनके ऊपर चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, वो चमक रही हैं, और लग रहा है कि गंगा की ये साड़ी है। और साड़ी कैसे हो गई है, सिकुड़ गई है, क्योंकि साड़ी या कोई कपड़ा जब सिकुड़ता है तो वो ऐसे ऐसे हो जाता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। तो ये जो लहरें हैं, ऐसा लग रहा है कि गंगा जी की साड़ी है, और ये साड़ी बड़ी चमक रही है,
क्यों? क्योंकि चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़ रहा है। अब आ गया समझ में? सुनिए, इसको एक बार पूरा ऐसे बताता हूं कहानी की तरह। कह रहे हैं कि वातावरण बहुत शांत है और चारों तरफ चंद्रमा की कोमल कोमल उज्जवल किरणें बिखरी हुई हैं। आकाश बिल्कुल साफ है, धरती शांत है और बालू की सैया पर दूध जैसी सफेद पतली सी गंगा ग्रीष्म ऋतु के मौसम में लेटी हैं। लग रहा है कि थकी हैं, दुखी हैं और निश्चल हैं, चल नहीं रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो तपस्या करती हुई कोई बालिका है और उसके मुख चंद्रमा के मुख के समान उसके हाथ करतल माने हाथ चमक रहे हैं और उनके उर पर, हृदय पर कोमल कुंतल, ये जो लहरें हैं कोमल कोमल बाल के समान हैं और गोरे अंगों पर उनके ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नीला आकाश चंचल आंचल के समान इधर उधर उड़ रहा है और वो भरा हुआ है तारों से ये आकाश। और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि ये जो लहरें हैं ना, ये गंगा जी की साड़ी के समान हैं और ये साड़ी सिकुड़ गई है और चंद्रमा का प्रकाश पड़ने पर ये साड़ी कभी कभी चमक भी रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सूचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। क्या कहते हैं पंत जी? अब बता रहे हैं, ये तो इतना वहां के स्थिति का वर्णन है, परिस्थितियों का। अब कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात है और उसका पहला पहर है। पहला पहर का मतलब मान के चलिए 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की रात, उसी बीच का ये समय है। मान के चलिए 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे और हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर माने शीघ्र ही, हम लोग बड़ी जल्दी ही नाव लेकर के चल दिए। और क्या कह रहे हैं कि सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता माने बालू, सस्मित माने मुस्कुराती हुई, सीपी माने सीप जो रहती है, सीप गोल गोल सफेद सफेद जो होता है, जिसको घोंघा, घोंघा तो अलग होता है, सीपी वो होती है जिसमें बस वो ऐसे रहता है, ऐसे बंद हो जाता है, सुतही जैसा। सही बात है। तो सुनो, तो ये जो सीपियां हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि मुस्कुरा रही हैं और मोती की ज्योत्सना, मोती जैसी ज्योत्सना माने चमक, मोती जैसी चमक विचर रही है। किसके ऊपर? उस सीपी के, बालू है, बालू के ऊपर सीपियां हैं और सीपियों पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो सीपियां मोती के समान चमक रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, ध्यान दीजिए, पाले चढ़ी, नाव होती है और नाव के ऊपर, पहले जमाने में ऐसी नावें बहुत थी, समुद्र में चलती थी, कोई उसमें इंजन नहीं होता था, तो क्या करते थे, एक बड़ा सा बांस होता था और उसके ऊपर एक तिरपाल लगा देते थे, हवा जिधर को बहती थी वो नाव फिर उधर को जाती थी। हवा अगर गलत दिशा में बहने लगी, जिधर जाना था उधर नहीं बह रही है हवा, तो वो लोग तिरपाल को उतार लेते थे
और फिर वहीं चुपचाप टिके रहते थे और इंतजार करते थे कि कब हवा उधर को बहेगी जिधर हमको, और जब हवा उधर को बहती थी तो फिर से तिरपाल चढ़ा देते थे, अब फिर नाव उधर जाने लगती थी। तो पालें चढ़ी अर्थात नाव का पाल हम लोग क्या किए, चढ़ा दिए। उठा लंगर, ए लंगर माने बड़ा सा कांटा होता है जो नाव को रोकने का काम करता है। कभी आप नदी किनारे जाइए तो नावों को खड़ा कर देते हैं और रस्सी में एक बड़ा सा कांटा बांध करके किनारे पर इसे धंसा देंगे ताकि अगर पानी बढ़े तो नाव कहीं इधर उधर। तो वो जो कांटा था हमने उसको क्या किया, उठा लिया, पालें चढ़ा दिए और उस कांटे को उठा लिया क्योंकि हमें घूमने जाना था। आगे मृदु मंद मंद मंथर मंथर, ध्यान दीजिएगा म म म म बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार। एक ही शब्द दो दो बार तो पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। ए धीरे धीरे, मृदु माने बड़ी कोमल, मंद मंद धीरे धीरे, मंथर मंथर कांपते हुए डोलते हुए, लघु तरणी माने छोटी सी नैया, तरणी माने लघु माने छोटी, तरणी माने नैया, वह छोटी सी नाव धीरे धीरे हिलते डुलते, मंथर मंथर माने हिलते डुलते, हंसिनी सी सुंदर, किसके समान लग रही थी सुंदर, हंसिनी के समान सुंदर लग रही थी। अतिर रही, तैर रही है, खोल करके पालों के पर, अपनी जो पालें हैं अर्थात जो हम लोग चढ़ाए थे वो तिरपाल, उसको खोल करके ऐसा लग रहा है जैसे कि यह छोटी सी नैया चल रही है, तो लग रहा है कि सुंदर हंसिनी पानी के ऊपर तैर रही है। ठीक है, आगे चलिए। और क्या कह रहे हैं, निश्चल जल के सूची दर्पण पर, जल निश्चल है, निश्चल माने चल नहीं रहा है, तो जल शांत है, सूची माने बिल्कुल साफ, दर्पण माने शीशा आईना जिसमें मुंह देखते हैं, तो जो जल है ना किसके समान हो गया है, दर्पण के समान, सब कुछ दिख रहा है उसमें, आपका चेहरा भी दिख जाए, इतना साफ जल है। बिंबित हो मतलब प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, किसके, रजत पुलिन निर्भर, पुलिन माने किनारे, लिख लीजिए, पुलिन माने किनारे, रजत माने चांदी के रंग जैसे सफेद, निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, क्षण भर में वो किनारे दुहरे ऊंचे लगते, दोगुने ऊंचे दिखाई दे रहे वे किनारे उस गंगा जी के साफ स्वच्छ जल में, दर्पण के समान जो जल है उसमें जो किनारे हैं ना कभी कभी दोहरे ऊंचे दिखाई पड़ रहे हैं कि दुगुने ऊंचे हैं, और वो उनका रंग कैसा हो गया है, तो चांदी के समान, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है और किनारों पर बालू है तो बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा है। आगे, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, हम लोग जहां थे हम काला कांकर में थे, कोई स्थान है काला कांकर, वहां का राजभवन है, राजा का महल है जो गंगा जी के किनारे ही है, तो उसकी परछाई भी कहाँ है, पानी में, तो लग रहा है कि गंगा जी की पानी में काला कांकर का वह राजमहल सोया हुआ है क्योंकि पानी में परछाई है, और निश्चिंत बिना चिंता के सोया है, प्रमन और बड़े मन से सोया, प्रमन माने मन से, शांति से, बड़ी ही शांति से वह काला कांकर का राजमहल उस गंगा जी के पानी में सोया हुआ क्योंकि उसकी परछाई उसमें दिख रही है, और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उस भवन के पलकों पर वैभव, स्वप्न माने वैभव माने बड़ी सुख संपत्ति के स्वप्न हैं, और सघन माने बहुत से हैं, और उस राजभवन के पलकों पर लग रहा है कि बहुत से सुंदर सुंदर स्वप्न सजे हुए
अब चलते हैं आगे। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और क्या कह रहे हैं? नौका से उठती जल हिलोर, नाव चल रही है तो जल में हिलोर उठ रही है, लहर उठ रही है। हिल पड़ते नभ के ओर छोर। जब सुनिए, जब नाव चल रही है तो जल हिल रहा है, हिलोर उठ रही है, लहर उठ रही है। तो जब लहर ऐसे ऐसे हो रही है तो ओर छोर हिल जा रहे हैं आसमान के। क्यों? क्योंकि आसमान की परछाई उसी में है, तो लग रहा है कि पूरा आसमान क्या कर रहा है? हाँ, हिलोर मार रहा है, हिल रहा है। और विस्फारित, विस्फारित माने खोले हुए, नयनों माने आंखों को, आंखों को खोले हुए, निश्चल, निश्चल माने एक जगह खड़े होकर कुछ खोज रहे, कुछ खोज रहे हैं। चल माने चंचल, तारक दल माने तारक, तारों का समूह। तारे ऊपर हैं, ध्यान दीजिए, तारे आकाश में ऊपर हैं, उनकी परछाई पानी में है। तो पानी में देखने पर लग रहा है कि ये तारे पानी में कुछ खोज रहे हैं जल जल करके। और ज्योतित कर, ज्योतित माने प्रकाशित करके, नभ माने आकाश का, अंतस तल माने अंदर का तल, आकाश के अंदर को, अंदर तक को प्रकाशित करके ये तारे लग रहा है कि कुछ खोज। और विस्फारित नयनों, विस्फारित माने आंख को खोले हुए, ये तारे आंखों को खोल करके लग रहा है कि आकाश के अंतस्थल में कुछ खोज रहे हैं। और वो कभी कभी तारे कैसे लग रहे हैं? जैसे लग रहा है कि वो दीपक हैं, पानी में परछाई पड़ रही है ना, तो जिनके लघु दीपों को चंचल, उन तारों को देखने से लग रहा है कि वे तारे लघु दीपक हैं, छोटे छोटे। अचंचल, अंचल की ओट किए अविरल, अंचल माने आंचल, आंचल का ओट करके, अविरल माने लगातार, लगातार अपने आंचल का ओट करके, फिरती लहरें, कौन फिर रही हैं? लहरें फिर रही हैं। लुक छिप पल पल, पल पल में, हर पल में लुक छिप करके बार बार ये लहरें क्या कर रही हैं? उसको ओट दे रही हैं दीपक को, कि कहीं दीपक बुझ न जाए। हवा चलती है तो पहले जब दीपक जलाते थे, हवा चलती थी तो ऐसे अपने ओढ़नी से या दुपट्टे से ऐसे कर देते थे कि वो बुझे ना। तो ऐसा लहरें कैसे उठ रही हैं? ऐसे ऐसे, तो आकार ऐसे है। तो लग रहा है कि ये अपनी ओट करके अपने आंचल का, इसमें दीपक को क्या की हैं लहरें? उसको बुझने से बचा रहे हैं। ठीक है, आगे। सामने शुक्र की छवि झलमल, और सामने शुक्र ग्रह की, शुक्र तारे की छवि माने दृश्य, झलमल माने झलमल दिखाई दे रही है, और सामने शुक्र ग्रह की, शुक्र तारे की छवि दिखाई दे रही है। और कैसी लग रही है? पैरती परी सी जल में कल, और जल में परी के समान पैरती हुई, तैरती हुई दिखाई। सामने शुक्र तारा है,
और उसकी परछाई पानी में पड़ रही है, तो लग रहा है कि कोई परी है जो पानी में तैर और रुपहरे कचों में हो ओझल। रुपहरे माने सुंदर, कचों माने बाल। ये मीनिंग याद रखो, क्योंकि अगर ये पंक्तियां आई तो प्रश्न पूछेगा रुपहरे माने, कचों माने, तो आप लिखेंगे रुपहरे माने सुंदर, कचों माने बाल में, ओझल हो करके कभी दिखाई दे रही है शुक्र ग्रह की परछाई और कभी दिखाई, तो लग रहा है कि कोई परी है जो कभी दिखाई दे रही है, कभी दिखाई, कभी ओझल हो जा रही है, आंखों से दिखाई नहीं दे रही है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, और लहरों का घूंघट है, अभी बताया ना कि दीपक को ऐसे करके, तो लहरों का ये घूंघट है और उससे झुक झुक करके दशमी का शशि, दशमी माने 10वें दिन का चंद्रमा, जैसे अजुरिया रात होती है, अनरिया रात होती है, तो अजुरिया रात 15 दिन की और अनरिया रात भी 15 दिन की। तो अजुरिया रात जो होती है, चंद्रमा थोड़ा सा निकलेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जब 15वें दिन जाएगा तो सबसे बड़ा हो जाता है, पूर्णिमा की रात होती है। तो 15वें दिन वाला चंद्रमा नहीं है, 10वें दिन वाला चंद्रमा है, और 10वें दिन का चंद्रमा टेढ़ा होता है। वो क्या दिखला रहा है, तो कह रहे हैं कि तिर्यक मुख, निज माने अपना, तिर्यक माने टेढ़ा, मुख माने मुंह, अपना टेढ़ा मुंह चंद्रमा उन लहरों के घूंघट से छिप छिप के दिखा रहा है, कभी दिखा रहा है, कभी छिप जा रहा है, क्योंकि लहरें उठ रही हैं, तो कभी दिख रहा है, कभी, तो ये चंद्रमा अपना रूप, अपना मुख दिखा रहा है कभी कभी। और दिखलाता किसके समान दिखला रहा है, मुग्धा सा। सुनिए, नायिका जो होती है, किसी फिल्म की नायिका या किसी नाटक की नायिका हो, तो नायिका कई प्रकार की होती हैं, तो उनमें एक नायिका होती है जिसको मुग्धा कहा जाता है। मुग्धा माने जो बड़ी मोहित होती हो, तो उस मुग्धा जैसी नायिका के समान रुक रुक करके यह चंद्रमा अपना मुंह लहरों के घूंघट से कभी दिखा रहा है, कभी छिप जा रहा है। आगे चलिए, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। देखिए, कहते हैं पंत जी कि जब पहुंची चपला बीच धार, चपला माने नाव, लिख लीजिए, यहां चपला माने नाव होगा। जब नाव बीच धार में पहुंच गई, छिप गया चांदनी का कगार, कगार माने किनारा, वो जो किनारा था जिस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था, वो किनारा अब छिप गया, क्योंकि नैया बीच धार में पहुंच गई। और ऐसा लग रहा था जैसे दो बाहों से दूरस्थ, दो बाहों से दूर स्थित, दूरस्थ माने दूर स्थित, तीर माने किनारा, धारा का कृष कोमल शरीर, धारा का कृष माने पतला, कोमल माने कोमल शरीर, धारा का कोमल शरीर है और पतला है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गंगा जी पूरी भरी नहीं है, पानी कम है, तो ऐसा लग रहा है कि गंगा जी का शरीर बिल्कुल पतला हो गया है। और जो किनारे हैं वो क्या है, बाहें हैं, तो ये बाहें ऐसे फैली हुई हैं
और लग रहा है कि ये जो धारा है अपनी बाहें फैलाकर क्या कर रही है, आलिंगन करने को अधीर। आलिंगन माने स्वागत, लिख लीजिए, स्वागत करने के लिए अधीर हो रही है, उतावली हो रही। यह जो धारा है अपनी बाहों को फैला करके स्वागत करने के लिए उतावली हो। हम लोग किसी को स्वागत करते हैं, अरे भैया आइए आइए, तो अपना हाथ क्या करते हैं, फैला लेते हैं। तो ये हाथ फैलाने का मतलब ऐसे कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं। तो ये किनारे नहीं है, ये गंगा जी के दो हाथ हैं और हमारा स्वागत करने के लिए बड़े उतावले हो रहे। और क्या, अति दूर, अति दूर माने बहुत दूर, क्षितिज पर, क्षितिज माने कल बताए थे, चंद्रमा नहीं, हाँ, क्षितिज का मतलब जहां सूरज डूबता है, अर्थात जहां धरती और आकाश मिलते हैं। तो दूर कहीं क्षितिज पर मतलब किनारे पर क्या है, विटपमाल। विटपमाल माने पेड़ों की पंक्तियां, विटपमाल माने पेड़ों की पंक्तियां, विटप माने पेड़, अमाल माने पंक्तियां, लाइनें, कतारें, पंक्तियां, और लगती लग रही हैं, भ्रू रेखा सी, भौहों की रेखा जैसी लग रही हैं। अराल, अराल माने सुंदर होता होगा, अराल माने टेढ़ा, हाँ, अराल माने टेढ़ा। सुनिए कैसा टेढ़ा, ऐसे, ये देखिए ये जो भाव है ना ऐसे टेढ़ी है। तो किनारे पर जो पेड़ों की पंक्तियां लगी हैं, पेड़ों की कतारें हैं, वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि भौं हैं। और किसकी, अपलक नभ, बिना पलक झपकाए, नभ माने आकाश, नील नयन विशाल, नीला नयन विशाल माने बहुत बड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश की नीली आंखें हैं और अपलक हैं, मतलब बिना पलक झपकाए हैं। और ये जो किनारे किनारे पेड़ हैं उस आंख के भौं हैं, भौहें हैं। नहीं समझ में आ रहा है? नदी के किनारे पर जो पेड़ लगे हुए हैं दूर किनारों पर, वो पेड़ भौहों के समान हैं। और ये आकाश लग रहा है कि ये आंखें हैं और ऐसे खोल करके देख रहा है। तो ये जो किनारे किनारे पेड़ हैं ये क्या हैं, भौहें लग रही हैं। और आकाश का ये जो आंख है ये खुला हुआ है, अपलक माने आंख खुली हुई है। और नीला नयन, तो आकाश की आंखें कैसी हैं, नीली हैं, ये बता रहे हैं। और सुनिए, यही बात है कि जरा सा भी ध्यान यहां वहां किए तो समझ में नहीं आएगा, ये कविताएं समझ में आएंगे ही नहीं। आप ये सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि हाँ नदी किनारे खड़े हैं तो ये आकाश लग रहा है कि अपनी आंख खोले है, इसे आंख खोल करके ऐसे देख रहा है नीचे। ये कल्पना करेंगे तब समझ में आएंगी कविताएं, ऐसे थोड़ी आ जाएंगी। इसलिए ध्यान से सुनिए और देखिए, मां के उर पर शिशु सा समीप, और पास में ही, समीप माने पास में ही, मां के उर माने हृदय पर, मां के हृदय पर शिशु सा माने बच्चे जैसा, सोया धारा में एक द्वीप, धारा में, गंगा जी की धारा में एक द्वीप सोया हुआ है। द्वीप माने चारों तरफ से ऐसी जमीन जो पानी से घिरी हो। तो छोटा सा एक द्वीप है और वो पानी में है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा अपने माँ के सीने पर सोया हुआ है। तो वह द्वीप ऐसा लग रहा है कि गंगा जी का छोटा सा बच्चा है और गंगा जी उसकी माँ है और वो उनके सीने पर सोया हुआ। आगे, उर्मिल प्रवाह को, उर्मिल माने लहरों से युक्त, प्रवाह माने धारा को। अरे लहरों वाली उस धारा को क्या कर रहा है, प्रतीप कर रहा है, उल्टा कर रहा है। जैसे इधर वो द्वीप है, अब पानी इधर से आ रहा है तो उस पानी, वो पानी से टकरा रहा है ना, तो उस धारा को वो उल्टा बहा रहा है। कौन, वो द्वीप।
पानी को उल्टी दिशा में बहने के लिए कह रहा है, क्योंकि पानी उधर से आ रहा है और ये इधर खड़ा है तो ऐसे रोक रहा है उसको, तो उस धारा को वह द्वीप रोक रहा। आगे, और तभी क्या हुआ, कह रहे हैं कि वह कौन विहग, विहग माने पक्षी, कह रहे कि अरे वो देखो वो कौन सा पक्षी है, क्या विकल कोक, विकल माने व्याकुल, कोक माने चकवा पक्षी, अरे क्या वो जो पक्षी है वो चकवा पक्षी है, क्या कर रहा है, उड़ता, उड़ रहा है। हरने, हरने माने दूर करने, दूर करने के लिए, निज माने अपना, विरह शोक, अपनी चकवी से दूर हो गया है रात में, तो वह अपने दुख को दूर करने के लिए क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अब क्या देख कर उड़ रहा है, तो नीचे लिखा है छाया की कोकी को विलोक, अपनी ही छाया को पानी में देखा और उसको समझ गया कि वो चकवी है, और उसी परछाई को देख करके उड़ रहा है कि वो मेरी चकवी है। समझ आ रहा है? तो क्यों उड़ रहा है, सोच रहा है कि वो मेरी चकवी है, हम उससे मिल जाएंगे तो जो हमारा विरह का दुख है, विरह का शोक है, वो दूर हो जाए, इसलिए शायद वो चकवा पक्षी उड़ रहा है। देखो देखो, अरे वो कौन सा पक्षी है, ये सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं। आगे चलते हैं। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्थार, बिखराती जल में तार हार, चांदों चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल, और फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज थाह, हम बढ़े घाट को सहुत साह। कह रहे हैं कि पतवार घुमा, अब हम लोगों ने अपनी पतवार क्या की, घुमा दी। अब प्रतनु भार, अपनी नैया को ही घुमा दिए, दूर तक चले गए घूमते घूमते। फिर उसके बाद अपनी नैया को घुमाए, तब प्रतनु माने हल्का, अब धारा के दिशा में जा रही थी नैया तो हल्की लग रही थी, तो उस हल्की नैया को हमने क्या किया, घुमा दिया। अब घुमा दिया तो नौका घूमी विपरीत धार, तो अब नैया विपरीत धारा में जाने लगी। पहले जिधर पानी बह रहा था उधर जा रही थी, अब फिर वापस नैया को घुमा के अब इधर चलने लगे जिधर से पानी आ रहा था। ठीक है, तो सुनिए और क्या, डाणों के चल कर तल पसार, डाणे जिनसे नैया चलाई जाती है, देखें वो ऐसे ऐसे, जिसको पतवार कहा जाता है। तो चल करतल पसार, करतल माने हथेली, अब पसार माने फैला करके, चल माने चंचल। हमने नाव के चंचल हथेली को, और नाव की हथेली कौन है, वो जो डाणे हैं, जो डंडे हैं जिससे नाव चलाई जाती है, उनको पसार करके भर भर मुक्ता फल, मुक्ता फल माने मोतियों से लिपटा हुआ, फेनस फार माने झाग बुलबुले, और जब पानी में छप छप करके वो पड़ता है, चप्पू जिसे कहते हैं, नैया जिससे खेई जाती है ना, उस बांस को चप्पू कहा जाता है। और जब वो पानी में ऐसे पड़ता है तो बुलबुले उठ रहे हैं, तो लग रहा है कि वो बुलबुले मोती के समान चमक। अब बिखराती जल में तारहार, अब हमारी नैया जल में बिखरा रही है, तारहार माने तारों का हार, क्योंकि पानी उधर से आ रहा है, नैया इधर जा रही है, तो अब नैया के किनारे से ऐसे ऐसे लहरें निकलेंगी, तो वो लहरें लग रहा है कि क्या हैं, हार हैं।
और तारों का परछाई उसमें है, तो लग रहा है कि वो हार तारों का है। आगे, चांदी के सांपों सी रलमल, और ऐसा लग रहा है कि चांदी के सांप हैं। रलमल वाले इधर उधर करके नाचती रश्मियां, नाच रही हैं। रश्मियां माने किरणें, जल में चल, चंचल जल में, और उस चंचल जल में चंद्रमा की चंचल किरणें नाच रही हैं और चांदी के सांपों के समान लग रही हैं। क्या? तो कह रहे हैं कि रेखाओं सी खिंच तरल सरल। ये जो लहरें उठ रही हैं, लग रहा है कि चांदी के सांप हैं। तरल सरल, कभी कभी तरल अर्थात ढेर सारी लहरें हैं, तो लग रहा है कि ढेर सारे चांदी के सांप चल रहे हैं, क्योंकि वो केवल लहरें हैं। लेकिन जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है तो वो चमक रही हैं सफेद, तो लग रहा है कि वो चांदी के सांप हैं। और लहरों की लतिकाओं में खिल, और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि लहरों की लता है, और वो लता में 100 शशि, 100 चंद्रमा, 100 उड़ू, उड़ू माने तारे। कभी कभी वो लहरें किसके समान लग रही हैं? तो लताओं के समान, और उन लताओं में लग रहा है कि 100 चंद्रमा खिल गए हैं और 100 तारे खिल गए हैं। फैले फूले, फैले हुए हैं और फूले हुए हैं। जल में फेनिल, जल में फेनिल माने झाग उत्पन्न हो जाना, बुलबुले उठ जाना। उस बुलबुले उठे हुए जल में कभी कभी लहरें ऐसी लग रही हैं जैसे कि लताएं हैं, और उन लताओं में 100 चंद्रमा लगे हुए हैं, फूले हुए हैं, 100 तारे फूले हुए हैं। कभी कभी कोई लता होती है वो फूल जाती है, तो ये जो लहरें हैं किसके समान है? लताओं के समान। आगे, अब उथला सरिता का प्रवाह, सरिता माने नदी, उथला माने कम हो गया। अब नदी का प्रवाह क्या हो गया? कम हो गया, अर्थात पानी कम हुआ। लग्गी से ले ले सहज था, लग्गी माने डंडा, गांव में कहते हैं लग्गी। हाँ, तो डंडे से सहज था माने आसानी से नाप कर, थाह लेकर के, पता लगा लगा करके कि पानी अभी कितना गहरा है। हम बढ़े घाट को सहोत्साह, हम लोग बढ़ चले घाट को माने घाट की तरफ, सहोत्साह माने बड़ी उत्साह के साथ, हम लोग बड़ी उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। आगे अंतिम पंक्तियां हैं, सुनिए। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, अब जैसे जैसे नैया पार लग रही है, किनारे जा रही है। उर में आलोकित सत विचार, उर माने मेरे हृदय में, आलोकित माने उठ रहे हैं, सत माने सैकड़ों, विचार माने विचार, तो मेरे हृदय में सैकड़ों विचार उठ रहे हैं। क्या उठ रहे हैं? कि इस धारा साही जग का क्रम, ये जो गंगा की धारा है इसी के समान जग का क्रम है, जग की हालत भी इसी के समान है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, उद्गम माने जहां से जीवन चलता है, जहां से जीवन चलता है वह स्थान भी शाश्वत है। शाश्वत माने
हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म, जीवन हमेशा चलने वाला है। और शाश्वत है गति, और गति भी क्या है इसकी, शाश्वत है, कभी खत्म होने वाली। शाश्वत संगम, संगम माने मिलन, और ये मिलन भी क्या है, शाश्वत है, कभी खत्म होने वाला। और शाश्वत नभ का नीला विकास, और ये जो आकाश का इतना बड़ा फैला संसार है, यह भी क्या है, शाश्वत है, कभी इसका अंत होने वाला। और शाश्वत शशि का यह रजत हास, रजत माने चमकता हुआ, हास माने हंसी। चंद्रमा की ये जो हंसी है, चंद्रमा की ये जो रोशनी है, यह भी शाश्वत है, खत्म होने वाली नहीं है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और ये जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, इनका जो विलास है, विलास माने सुख, इन लहरों का सुख भी शाश्वत है, कभी खत्म होने वाला। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। जीवन के कर्णधार माने सहारा देने वाले, जीवन को सहारा देने वाले। तो कह रहे हैं कि आप जगजीवन के आधार हैं, संसार का जितना भी जीवन है वो आपके ऊपर ही टिका हुआ है। और किसके बारे में है ये, भगवान के बारे में कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप सारे संसार के जीवन के आधार हैं। चिर जन्म मरण के आर पार, चिर माने बहुत समय से, जन्म मरण, व्यक्ति चाहे जन्म ले चाहे मरे, जन्म के आर पार भी, मरने के बाद भी और जन्म के बाद भी आप ही हैं। आप रहते हैं, हमेशा रहते हैं, आप शाश्वत हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। शाश्वत जीवन नौका विहार, अरे ये जो हमारा जीवन रूपी नौका है ना, यह नौका विहार, नाव का चलना, ये हमारा जीवन क्या है, एक नौका के समान है। और यह चलना शाश्वत है, यह कभी खत्म होने वाला। इस जन्म में है, मरेंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, फिर तीसरा जन्म लेंगे, और ऐसे यह हमारा जीवन चलता ही रहेगा। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, कह रहे हैं कि मैं अपने अस्तित्व को, अस्तित्व का जो ज्ञान है, मेरे अस्तित्व माने होना, मेरे होने का जो ज्ञान था, ये मैं भूल चुका था। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, अरे जीवन का तो यह शाश्वत, ये जीवन शाश्वत है, आना और जाना लगा रहता है। और यह एक प्रमाण है। कौन प्रमाण है, अभी जो मैं नाव में घूम कर आया हूँ, तो यह एक प्रमाण दे रही है यह नैया कि सुनो, तुम्हारा जीवन भी एक नौका के समान ही है। जैसे नाव गंगा में आएगी फिर किनारे लग जाएगी, वैसे जीवन है, जीवन में भी आना और जाना लगा रहेगा। फिर अंतिम क्या कहते हैं कि करता मुझको अमृतत्व दान। यह जो बात है कि हम लोग हमेशा आते और जाते रहेंगे, कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, तो यह बात मुझे अमरता प्रदान कर रही है। अर्थात अब मुझे पता चल रहा है कि हम तो कभी मरने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। इस शरीर में है, फिर मरेगी, फिर दूसरे शरीर में चली जाएगी। इस प्रकार ये कह रहे हैं कि मैं ये जो आज नाव में घूम करके आया हूँ, यह नाव का घूमना, यह मुझे बता रही है कि तुम्हारा जीवन भी एक नैया के समान है, तुम्हारा जीवन एक नौका के समान है। जैसे नाव आती और जाती रहती है, वैसे तुम्हारा जीवन है, हम भी आएंगे और जाएंगे, फिर आएंगे और जाएंगे। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हो गया। और अधिकतर करके यदि आप इसमें चाहें तो अगर अलंकार पूछे तो एक अलंकार लगाएंगे रूपक और दूसरा लगाएंगे मानवीकरण। हर जगह पे आपको रूपक अलंकार इन कविताओं में मिलेगा। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।